स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 10th मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान से इसको देखेंगे और एक बात आप ध्यान से देखें और गौर करें कि कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जो समय है वो धीरे धीरे बदल रहा है और आपको ये हैबिचुअल होना होगा इन चीजों के प्रति कि जो ऑनलाइन आज का जो टीचिंग का सिस्टम चला हुआ है वही आगे फॉलो होने वाला है। ठीक है, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यू कैन ज्वाइन स्कूल फ्रॉम होम, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का जो ऑप्शन है वो स्कूल्स को देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इन चीजों के प्रति आप हैबिचुअल हो जाएं, आपको टेक्नो फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे ये सोचते हैं कि ऑनलाइन से नहीं पढ़ा जा सकता तो वो बहुत ही गलत सोचते हैं। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ते हो। आपको बिल्कुल उससे भी ज्यादा समझ में आएगा जो आप स्कूल में पढ़ते थे। आज आप उसका डेमो देखेंगे कि आप मेरे को बताना कि क्या फर्क है। कुछ भी फर्क नहीं है, वही पोस्चर होगा, वही सेम चीजें होंगी, वही तरीका होगा, बस आपको ध्यान देना है और अपने माइंड सेट को चेंज कर लेना है। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो आपने वाया मैसेज मेरे से आपने पूछ लेने हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ 10th का, क्लास 10th। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो जो चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, एक बात का ध्यान रखना है आपने। किस चीज का ध्यान रखना है कि मैथ्स में हर नंबर रियल होता है। मैथ में हर नंबर रियल होता है। बस आपने एक चीज क्या ध्यान रखना है कि किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर कोई नंबर है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा हुआ है और उसके ऊपर क्या आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए। खाली यही नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। खाली यही नंबर आपके इमेजिनरी होंगे, बाकी सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यानी मैथ्स में आपको कोई भी नंबर नजर आ जाए और कुछ भी नंबर लिखा मिले, वो सारा कुछ ही रियल है। बट आपने ये देखना है कि किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान अगर आएगा वो नंबर रियल नहीं होता, खाली बाकी सारा कुछ क्या होता है, रियल होता है। जैसे आपने देखा √3, मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट का निशान लगा दिया। तो आप एकदम से पहचान जाना कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि -3 है, वो नेगेटिव नंबर है, उसके ऊपर किसका निशान लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का निशान है। अगर कोई भी नंबर अंडर द स्क्वायर रूट होता है तो वो क्या होगा, इमेजिनरी। बाकी सारा कुछ क्या होगा, रियल नंबर। कुछ भी आप लिखें, कोई भी आपसे पूछे 3/2 क्या है, 1.39 क्या है, √3 क्या है, √2 क्या है, 3/9 क्या है, यानी कोई भी नंबर, ये जितने भी नंबर मैंने लिखे यहाँ पे, आप इनमें देखो कहीं भी किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का निशान नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, रियल नंबर। A to Z नंबर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर कौन नहीं होता, बस केवल नेगेटिव के नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट का निशान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इसको आप +1 में मैथ्स में पढ़ेंगे। बिकॉज जैसे ये -3 मैंने आपको बताया था, इसको मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, 3 × -1, 3 × -1, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूं, 3 × -1 स्क्वायर रूट, √3 × -1 स्क्वायर रूट। तो ये जो टर्म है -1 स्क्वायर रूट, इसको हम आयोटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयोटा। और जहां पर भी ये आयोटा आ जाता है, दिस टर्म इज आयोटा, जहां पे ये आयोटा आ जाता है वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है। किसको शो करेगा, इमेजिनरी नंबर को ये आयोटा शो करता है। इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इस मैथ्स में सारा कुछ क्या होता है, रियल नंबर होता है। केवल एक चीज को छोड़ना है आपने, नेगेटिव की टर्म के ऊपर किसका निशान नहीं आना चाहिए, स्क्वायर रूट का। अगर आपसे कोई पूछ ले -7 स्क्वायर रूट, तो आपने एकदम से बता देना है कि ये इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर के ऊपर किसका निशान लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का। बाकी जो भी टर्म है मैथ्स में आपने पढ़ी है, कहीं तक भी आप पढ़ोगे, जो भी टर्म नंबर आपने देखे हैं आज तक, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर ही हैं, ना कि वो इमेजिनरी नंबर है। लेकिन मैं आपको रियल नंबर के बारे में अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए बेटा, रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया
कि मैथ्स में सारा कुछ ही रियल नंबर है, खाली नेगेटिव की जो टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान ना हो वही इमेजिनरी है, बाकी रियल नंबर है। तो जो रियल नंबर है बेटा वो दो तरह के होते हैं। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो होता है क्या? रैशनल नंबर। क्या होगा? रैशनल नंबर्स। और दूसरी टाइप क्या होगी इसकी? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, दूसरी टाइप इसकी क्या है? इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? जो रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई q के फॉर्मेट में होते हैं। किसके फॉर्मेट में होते हैं? ऊपर p नीचे क्या? q। यहाँ पे p q क्या है? यहाँ पे p और q दोनों ही क्या है? इंटीजर हैं। दोनों बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। बट जो q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। इंटीजर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव के नंबर, सारे नेगेटिव के नंबर और 0 इंक्लूडिंग 0। 0 भी इंटीजर होता है, सारे पॉजिटिव के नंबर भी 0 होते हैं, सॉरी इंटीजर होते हैं, सारे नेगेटिव के नंबर भी क्या होते हैं? इंटीजर। तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखो, यहाँ पे कोई भी इंटीजर रखो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, बट एक चीज का ध्यान रखना है, q की वैल्यू 0 ना हो। बस q को आपने 0 नहीं रखना है। q को आप पॉजिटिव रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, 0 रखना है। p को सारे पॉजिटिव रख सकते हो, सारे नेगेटिव रख सकते हो और 0 भी रख सकते हो p को। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं -7/-3 ये क्या है? ये रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी क्या है? इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं 0 क्या है? 0 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे में क्या कर सकता हूं? कुछ भी कर सकता हूं। मतलब ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी क्या आएगा? इंटीजर। तो ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी क्या आ जाएगा? इंटीजर। खाली एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जैसे 3 मैंने 0 कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट। दैट्स व्हाई हम q को 0 नहीं लेते। q को हम क्या नहीं लेते? 0 नहीं लेते हैं। बाकी p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। q पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो जहां पे भी आपको p बाई q के फॉर्मेट में कोई भी चीज नजर आ जाएगी एक फ्रैक्शन के रूप में, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, q की वैल्यू 0 ना हो तो वो क्या होगा? रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल। और इरेशनल क्या होते हैं? जो p बाई q के फॉर्मेट में नहीं होते, जो p बाई q के फॉर्मेट में नहीं होते। इसका क्या मतलब है बेटा? देखिए, p बाई q के फॉर्मेट में होना और p बाई q के फॉर्मेट में ना होना, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, ऊपर कोई भी इंटीजर उसका पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव 0 नहीं होता। ठीक है, ये जैसे कि रैशनल नंबर आपका नहीं है, नॉट डिफाइंड आ जाएगा क्योंकि देखिए क्या होता है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो मेनली दो तरह से डील किए जा सकते हैं। एक तो होगा ऐसे, देखिए जैसे मैंने लिखा 10/2, 10/2, तो आपको पता है कि 2 into 5 कितना होता है? 10। तो ये 5 पे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 5 पे डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो एक तो फ्रैक्शन है जो p बाई q की फॉर्मेट ऐसे हो सकती है कि जैसे ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। भाई ये जो फ्रैक्शन था ये टर्मिनेटिंग था। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल आपने पढ़ा होगा, इसको आप डेसिमल भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये 5 आ गया, 5.0 आगे जाएंगे तो ये टर्मिनेटिंग होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो पूरा ना कटे, पूरा ना कटे। कैसे पूरा ना कटे? मींस जैसे मैंने 10/3 लिखा, क्या लिखा मैंने? 10/3। तो जो 10/3 है उसमें क्या देख रहे हैं आप? भाई ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, ये रैशनल नंबर तो है ही। रैशनल नंबर तो ये है, अनडाउटली ये रैशनल नंबर बिल्कुल है। लेकिन इसमें क्या देखेंगे आप? 10 से जो 3 है, जो 10 है वो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता। जब आप डिवाइड करेंगे 3 into 3 3, 3 into 3 9, तो 1 फिर बच जाएगा। ये ऐसे जो 3 नंबर है, ये जो 3 नंबर है ये बार बार क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जो एग्जांपल मैंने लिया था ये टर्मिनेटिंग का था, जब कोई भी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से, ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाले इंटीजर से पूरी तरह से कट जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा वो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखिए 10 जो है वो 3 से पूरा नहीं कटता, लेकिन एक टाइम के बाद, किसी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस केस में 3 के बाद 3 3 3 पॉइंट कितने तक भी आप सोल्व करते जाओ ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं क्या लिखूंगा? 3.3 बार। ये जो बार का निशान है
अगर आपको कहीं भी नजर आ जाए तो वो नंबर भी क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस जो सिस्टम है इंटीजर बाय इंटीजर को, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये क्या है, अभी रिपीट हो गया, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मींस रेशनल नंबर दो तरह से हो सकता है, तो टर्मिनेट हो जाएगा, एक इंटीजर ऊपर वाला इंटीजर नीचे वाला इंटीजर से पूरी तरह से कट जाएगा, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और एक बार क्या होता है कि ऊपर वाले इंटीजर नीचे वाले इंटीजर से पूरी तरह से नहीं कटता और कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या हो जाना स्टार्ट हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि पूरा नहीं कटा। ये रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि किसी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर, एक नंबर, दो नंबर या तीन नंबर वो बार बार रिपीट होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद क्या होता है, अब ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिपीट भी नहीं होता, वो टाइप किस में आ जाती है, इरेशनल नंबर में आ जाएगी। वो टाइप किस में आ जाएगी, इरेशनल नंबर में। जो इरेशनल नंबर होता है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता, मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होने का क्या मतलब है कि इसमें जो रहता है ऊपर वाला कोई भी पार्ट रहता है वो नीचे वाले पार्ट से पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। जबकि रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या था, ऊपर वाला जो टर्म था वो नीचे वाले टर्म से पूरी तरह से नहीं कटता था, लेकिन कोई नंबर रिपीट हो जाता था। लेकिन इसमें वो रिपीट भी नहीं होता, इसमें वो क्या नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मींस जैसे आप √2 को सोल्व करोगे 1.414 डॉट डॉट डॉट, आप √2 को कितना भी चाहे सोल्व कर लो आप, अब लेकिन इसकी वैल्यू क्या नहीं होगी, ना तो ये सीधी सी बात है इसकी वैल्यू कभी पूरी नहीं आएगी, और ना ही डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट होगा, ना रिपीट होगा ना ये पूरी तरह से कटेगा। इसलिए मैंने क्या बोला इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर में ऐसे डेसिमल्स रहते हैं, कैसे डेसिमल रहेंगे, जो ना तो कभी किसके रूप में आते हैं, वो पूरी तरह से ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कटेगा, और ना ही इसकी पूरी वैल्यू कभी भी आएगी। जैसे √3 को सोल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट, आगे सोल्व करेंगे तो कुछ और आता रहेगा। जैसे पाई है, पाई दो कांस्टेंट है, एक होता है अपर कांस्टेंट, एक क्या होता है अपर कांस्टेंट, और एक क्या होता है लोअर कांस्टेंट। जब पाई को इन्वेंट करा गया था तो एक कांस्टेंट लिया गया अपर कांस्टेंट, एक लिया गया लोअर कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कांस्टेंट ऐसे थे जो खुद पूर्ण नहीं थे, मतलब वो इंटीजर्स नहीं थे, लेकिन जब ऊपर वाले नंबर को आप नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आगे जब उनको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू भी ना तो रिपीट होती, डेसिमल के बाद कोई नंबर ऐसे आती रहेगी, वैल्यू आती रहेगी, मतलब ये इनफाइनाइट तक चलता रह जाएगा। तो जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो पूरे नहीं होते, यानी आपको बाद में क्या लिखा मिलेगा पक्का, डॉट 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 डॉट। तो ये इरेशनल नंबर है, मींस इन दोनों को मिला के क्या बनता है, डेसिमल बनेगा। क्या बनेगा, डेसिमल, दशमलव बनता है। देखिए बेटा दशमलव या तो इस फॉर्मेट का होगा, किस फॉर्मेट का भाई 5.0 या 5.2 पूरी तरह से कटने वाला होगा, 5.2 होगा मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ऐसा दशमलव होगा, जैसे मैंने इसको लिखा था 5.0 लिख दिया मैंने इसको, तो ये पूरी तरह से कट जाता है। या मैं जैसे 11/2 लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 2 5 10 और 5.5 हो जाएगा, क्या होगा 5.5, यानी ऊपर वाला नंबर जो है किसी डेसिमल पॉइंट के बाद वो पूरी तरह से क्या होने वाला है, कटने वाला होता है, मतलब इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, या तो डेसिमल आपका इस तरह से होगा 5.5, मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कहीं जाके कट जाएगा डेसिमल पॉइंट के बाद, तो या तो डेसिमल इस तरह से होगा या डेसिमल इस तरह से होगा, जैसे 10/3 से डेसिमल बनाया मैंने 3.3 डॉट डॉट डॉट, कोई नंबर डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका डेसिमल इस तरह से होगा। डेसिमल या तो आपका इस तरह से होगा टर्मिनेटिंग टाइप का, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होगा, मतलब पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन एक डेसिमल आपका इस तरह से भी हो जाएगा, जैसे ये है, जैसे ये है और जैसे ये है। इसमें आपने देखा डेसिमल की वैल्यू ना तो पूरी तरह से कट रही है और ना ही ये कंप्लीट वैल्यू आ रही है, मतलब डॉट 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 है।
तो ये सारे का सारा जो ये डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में है, मींस उससे ही क्या बनता है, इरेशनल नंबर। ये जो डेसिमल है इस तरह के डेसिमल जिनकी वैल्यू कभी पूरी आती ही नहीं, जिनकी वैल्यू कभी पूरी नहीं आती, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी डेसिमल्स में पूरी नहीं आती, आपको डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा, वो क्या है, सारे के सारे इरेशनल नंबर है। वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पहचान क्या है, सीधी सी बात है, p/q के फॉर्मेट में होगा, और ऊपर में इंटीजर नीचे में इंटीजर। उसमें दो ही तरह के हो सकता है, या तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कहीं जाके कट जाएगा, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। या वो पूरा नहीं कटेगा लेकिन किसी टाइम के बाद, किसी डेसिमल पॉइंट के बाद एक या दो नंबर बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो है पूरा तो नहीं कट रहा लेकिन रिपीटिंग है, उस टाइम के बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। लेकिन अभी दूसरी जो टाइप मैंने आपको बताई डेसिमल की, वो ऐसी है कि जिसकी वैल्यू कभी पूरी नहीं आती, मतलब √2 को आप कितने दिन तक, कितने सालों तक आप सोल्व करते रहेंगे, 1.414 है इसकी वैल्यू। आगे सोल्व करेंगे तो कुछ होता जाएगा, ना रिपीट होगा कोई भी नंबर डेसिमल के बाद, और ना इसकी कभी वैल्यू पूरी आएगी। तो जितनी भी स्क्वायर रूट की टर्म रहती हैं वो, और पाई जो रहती है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आप कई बार पाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 22/7। ये केवल ईज ऑफ सॉल्यूशन के लिए ली जाती है, मतलब किसी प्रॉब्लम को आपने सोल्व करना है उसके लिए आप पाई को मान लेते हैं 22/7, जो गलत है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी इंटीजर और ये भी क्या है, इंटीजर, ये तो रेशनल नंबर है। लेकिन पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू 22/7 जो लेते हैं आप, या पाई की वैल्यू 3.14 जो आप लेते हैं, वो केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को थोड़ा सोल्व करने के लिए, अप्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं। बाकी पाई की वैल्यू ना तो ये होती और ना ही पाई की वैल्यू ये होती। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, आगे सोल्व करते जाएंगे। अपर नंबर होता है, लोअर नंबर होता है, कोई पूरा नहीं होता, वो भी डेसिमल में होता है। किसी डेसिमल को दूसरे डेसिमल से आप डिवाइड करते हैं, किसी डेसिमल को आप दूसरे डेसिमल से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर 3.14 डॉट 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 आगे, इसकी वैल्यू मतलब कभी पूरी नहीं आती। तो ये मैंने आपको बताया रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर दो ही तरह के, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर p/q के फॉर्मेट में नहीं होते, ये ऐसे डेसिमल के रूप में होते हैं जिनकी वैल्यू, किसी नंबर की वैल्यू कभी पूरी नहीं आती, मतलब आपको डॉट 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 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर में कोई फ्रैक्शन ऊपर, एक इंटीजर ऊपर, एक इंटीजर क्या नीचे। ऊपर वाले इंटीजर को जब नीचे वाले इंटीजर से आप डिवाइड करेंगे, या तो पूरा कटेगा या एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पूरा कटेगा मतलब ये पूरा कट गया, या 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, पूरा तो नहीं कटा, लेकिन ये 3 बार बार रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो वो भी किसमें आ जाएगा, रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, ना पूरा कटेगा और ना ही रिपीट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यानी जितने स्क्वायर रूट की टर्म है वो सारी की सारी क्या होंगी, इरेशनल होंगी। पाई इरेशनल होगा। ई एसेंट्रिसिटी होता है, ई जो प्लस में पढ़ेंगे वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप देखेंगे वो क्या है, उसमें आप किस चीज का यूज करेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए। अभी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आपके लिए अभी नया टॉपिक है, ये तो आपने 9th में भी करा था, लेकिन अभी देखिए आप क्या मामला है। आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 टर्म्स, पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा जो यूज होंगी सेक्टर में बार बार, वो मैं आपको लिखता हूं। एक टर्म आप पढ़ेंगे इसमें, लोगरिथम। क्या पढ़ेंगे आप, सॉरी एल्गोरिथम, लोगरिथम नहीं एल्गोरिथम। एक टर्म पढ़ेंगे आप एल्गोरिथम, ये टर्म बार बार यूज करेंगे आप। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम क्या है, ये क्या है, इट इज ए सीरीज, इट इज ए सीरीज ऑफ well defined steps। it is a series, ये एक सीरीज है इसकी well defined steps which provides solution to a type of problem। गिवन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे क्या है, कोई टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे रखी है, उसको सोल्व करने के लिए जो हमें प्रोसीजर देते हैं, विच प्रोवाइड अ सॉल्यूशन या प्रोसीजर, सॉल्यूशन तो नहीं लिखना चाहिए, प्रोसीजर लिखिए, प्रोसीजर लिखो, प्रोसीजर।
which provides प्रोसीजर जो प्रोसीजर हमें क्या देगी, प्रोसीजर देगी किसके बारे में, टू ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखिए क्या हुआ इसमें, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम ये एक सीरीज है किसकी, स्टेप्स की, सीरीज है किसकी, स्टेप्स की। एल्गोरिथम किसको बोल सकते हैं, मींस जैसे मेरे को 10 को 2 से डिवाइड करना है, मींस तो मैं कुछ स्टेप फॉलो करूंगा, क्या करूंगा मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 10, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये मैंने एक प्रोसेस करी, इसमें कई स्टेप्स थे। पहले मैंने इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिखा, फिर 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में मेरे पास क्वोटिएंट और रिमाइंडर आ जाता है। तो ये कंप्लीट सीरीज है किसकी, एल्गोरिथम किसको बोलते हैं आप, इट इज ए सीरीज किसकी, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, जो क्या करेगा हमें, विच प्रोवाइड अस प्रोसीजर, जो हमें क्या देगा, प्रोसीजर देगा किसको, टू सोल्व करने के लिए, किसको, एक गिवन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इस एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम दी होंगी आपको, जितनी भी प्रॉब्लम क्या होंगी, दी होंगी, उनको सोल्व करने के लिए अगर एक सीरीज मिल जाए आपको स्टेप्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम क्या है, इट इज अ सीरीज। एल्गोरिथम क्या है, एक सीरीज है किसकी, वेल डिफाइंड स्टेप्स की, ऐसे स्टेप जो डिफाइंड हो सकते हो, जिनका कोई मीनिंग हो, जो हमें क्या करेंगे, which provide us a procedure, जो हमें प्रोसीजर देंगे जिससे हम एक गिवन टाइप ऑफ प्रॉब्लम को क्या कर पाए, सोल्व कर पाए, तो मैं दोबारा से इसकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। जो एल्गोरिथम है वो एक सीरीज है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स की, which provide us प्रोसीजर, क्या देगी हमें, प्रोसीजर देगी टू सोल्व ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम दे रखी है, कोई भी सम दे रखा है आपको, उसको सोल्व करना है, तो उसको सोल्व करने के लिए आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, इस सीरीज होगी स्टेप्स की, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम। यानी किसी भी सम को जब आप सोल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं आप, वो सीरीज बन जाती है स्टेप्स की, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। एक टर्म इसमें इस चैप्टर में यूज होगी लेमा, एक टर्म इसमें क्या यूज होगी, लेमा क्या है, इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, इट इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट which is used to prove a given statement। मतलब क्या होता है, लेमा जो है वो एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, मतलब वेरीफाइड स्टेटमेंट होती है, जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट को क्या करने में, प्रूव करने में या सोल्व करने में, तो जहां भी लेमा वर्ड का यूज होता है तो उसमें क्या करेंगे आप, एक स्टेटमेंट आपको प्रूव्ड होगी, उसका यूज करेंगे दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए वो पढ़ेंगे आप इसमें, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें जो ई है वो साइलेंट है, ठीक है, यूक्लिड पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होती है, अब लेमा तो मैंने बताया, क्या लेमा एक ऐसी प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज करते हैं किसी गिवन स्टेटमेंट को प्रूव करने में, तो लेमा डिवीजन, मतलब डिवीजन का यूज करेंगे इसमें, और यूक्लिड ने इसको दिया, वैसे इसका नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। मतलब ये एक ऐसी स्टेटमेंट होने वाली है जो हमारे पास अगर प्रूव्ड हो जाएगी, और उसका यूज हम दूसरी जो स्टेटमेंट रहती हैं उनको प्रूव करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा देखिए, इफ we have two positive integers, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a and b, then there exists two another positive integers, पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए मेरे को,
यहाँ पे नॉन नेगेटिव बोलूंगा मैं, क्योंकि उसमें जीरो भी आ सकता है रिमाइंडर। देयर एग्जिस्ट टू अनदर नॉन नेगेटिव, क्या बोलूंगा मैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेगेटिव ना हो, उसका मतलब उसमें जीरो भी आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी आ जाएगा, क्योंकि जो जीरो है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। टू अनदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स q and r such that जो एक ही वैल्यू होगी वो होगी bq प्लस r। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये क्या है, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, किसी भी अप्लाई कर सकते हो, प्रूव हो जाएगी। ए यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, बी से। मैंने शुरू में कितने इंटीजर लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर लिए, एक लिया ए, एक क्या लिया, बी। देन दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं q और r, वो वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, वो वहां पे क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। किस तरह से कि a की वैल्यू bq प्लस r के बराबर होगी, लेकिन ये एक और इसमें कंडीशन है कि जो r की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, b से छोटी होगी। हमेशा किससे छोटी होगी, b से हमेशा ही छोटी होगी, और जीरो के बराबर भी हो सकती है और जीरो से क्या हो सकती है, बड़ी भी। यानी r की जो वैल्यू होगी, इसमें ये ध्यान रखना है आपने, हमेशा यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो से बड़ी या बराबर, और b जो यहाँ पे लिया है उससे छोटी होगी, उससे क्या होगी, छोटी। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मींस आप इसको प्रूव कर सकते हैं कहीं भी। देखिए जैसे मैंने लिया 9, क्या लिया मैंने, 9, और एक मैंने नंबर ले लिया 2। सपोज करते हैं ये 9 क्या है, ये a है, और 2 क्या है, ये क्या है, b, ये क्या है, b। अभी मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 8, और यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 1, जो 2 से क्या है, छोटा है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, इस 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में क्या कर दूंगा 1, तो कितना आया इसमें, कितना आया इसमें कितना आया आपका 9, 4 दूनी 8 और प्लस 1 9 आया। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, b, ये r है, r बोले तो रिमाइंडर है, ये r बोले तो r मैंने क्यों यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर के लिए यूज हुआ है। और 4 यहाँ पे क्या है, क्वोटेंट है, क्या है, क्वोशेंट भी इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, q, क्या लिखा है मैंने इसको, q। सपोज करो देखो 9 की जगह मैं क्या लिखूं, a लिखा मैंने, फिर 4 क्या है, क्वोटेंट q, और 2 क्या है, b, तो इसको मैं क्या लिखूं, bq लिख दूं। देखो 2 की जगह b आ जाएगा, और 4 की जगह q, तो b क्यों आया, प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर r। तो ये स्टेटमेंट थी, जो ये स्टेटमेंट आ गई ना दोबारा से, तो ये गिवन स्टेटमेंट है, प्रूव्ड स्टेटमेंट है। सॉरी क्या है, ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ऑलवेज एप्लीकेबल होगी हर किसी प्रॉब्लम में, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स पे। यानी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को b की टर्म्स में, q की टर्म में और r की टर्म में इस तरह से लिखते हैं। a और b यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, q और r यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि इनमें से जो एक r है वो जीरो हो सकता है, इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा q और r। सच दैट ये a इज इक्वल टू bq प्लस r, हमेशा ध्यान रखना आपने। और ये a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे जो 9 है ये क्या है, डिवाइडेंट है, जिसको आप भाग दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 क्या है, आपको पता है ये 2 डिवाइजर है। यहाँ पे b क्या है, ये डिवाइजर है, b यहाँ पे क्या है, डिवाइजर, और q यहाँ पे क्या है, क्वोशेंट, दिस इज क्वोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं उसको। ये आपने पहले ही पढ़ा था कि जो डिवाइडेंट की वैल्यू रहती है वो डिवाइजर इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर रहती है, पहले भी आपने पढ़ा है। ये आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये आपकी क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मींस देखिए a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, सीधी सी बात है। अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और a ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, b, तो दो वहां पे दो नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव मैंने क्यों कहा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ये जीरो आ सकता है, जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए मैं क्या बोलता हूं इसको, क्या बोलता हूं, नेगेटिव तो नहीं है, ना ये पॉजिटिव ना ये नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी q और r की वो क्या आएगी, नेगेटिव इंटीजर तो नहीं आएगी, जीरो आ सकती है, पॉजिटिव इंटीजर आ सकती है, इसलिए मैंने वो क्या पढ़ा, नॉन नेगेटिव पढ़ा। तो यहाँ पे q और r क्या है, दो नॉन नेगेटिव इंटीजर आएंगे। यहाँ पे जो q है उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है पॉजिटिव में, लेकिन जो r की वैल्यू है वो क्या होगी, वो जीरो भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है,
जीरो भी हो सकती है लेकिन बी से हमेशा क्या होगी, छोटी। यानी यहां पे जो मैंने आर लिया है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है या जीरो के या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगी, छोटी। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है और एक ये कंडीशन याद रखनी है कि ए जो है वो हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा। ठीक है, दोबारा से बताऊं, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर हैं तो वहां पे दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यू और आर इस तरह से एडजस्ट करेंगे, किस तरह से कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो q की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगी, लेकिन r की वैल्यू जीरो भी हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है। किससे बड़ी, जीरो से बड़ी। लेकिन हमेशा जो b आपने यहाँ पे नंबर लिया उससे क्या होगी, हमेशा छोटी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा रहता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड, it will be used to find out HCF of two numbers। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने आपको बताया, इसका हम यूज करेंगे किसमें, दो नंबर का क्या निकालने में, HCF निकालने में। HCF निकालने में, दो नंबर का HCF निकालने में हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है।